देखो, सबसे पहले कि तुम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है एमटीएस का, जो कि आई थिंक कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है। 5 to 10 डेज आप लोग पास ऑलमोस्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक कि कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। एक बार आप एनालिसिस कायदे से देख लेना और बस ये देख लो कि हाउ टू सॉल्व। मैं बस वही बता रहा हूँ कि तुम्हें सॉल्व कैसे करनी है, राइट। तो इन चीज़ को एक बारी देख लेना, उसके बाद जाके एक बारी अपना एग्ज़ाम में बेस्ट शॉट दे के आ जाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ और देखना कि सॉल्व कायदे से करते कैसे हैं बेसिकली, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है तुम लोग के सामने में, और ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट, मतलब एक ऐसा जगह बताओ जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन तुम लोग के सामने में, और देखना कि कितना ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन हो गया तुम्हारा आइसलैंड, बी नंबर ऑप्शन है हैंगर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है ऑडिटोरियम, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस तुम लोग के सामने में। एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं, तो कायदे से शायद तुम लोग को पता होगा कि वो जगह ऑडिटोरियम बोला जाता है, जहाँ पे कि ऑडियंस बैठते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा कौन सा चला जाएगा? डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि फीलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देखो, जनरली बनाते कैसे हैं इस चीज़ को थोड़ा सा देखो। लिखा हुआ है ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि ही डैश फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। पहला ऑप्शन देखो, पहला लिखा हुआ है हैड हैंग्ड, बी नंबर ऑप्शन है हंग, सी नंबर ऑप्शन है हैंग, डी नंबर ऑप्शन है हैंग्ड। देखो, सबसे पहले कि तुम्हें इसमें फील करनी है, राइट। ही, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड उसके बाद हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। सबसे पहला ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो जहाँ पे लगा हुआ है हैड हैंग्ड, तो ये भव का फॉर्म है और इसको तुम पास्ट परफेक्ट कहते हो, ठीक है। हैड प्लस V3 का फॉर्म है, तो ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट की थ्योरी कहाँ लगाते हो? ठीक है, जहाँ पे की चीज़ें कायदे से कंफर्म हो चुकी होती है और पास्ट का कहीं ना कहीं टाइम मेंशन करा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है जो कि यहाँ पे लगाना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस हैंग्ड का मतलब होता है कि किसी को जब तुम फांसी पे लटका देते हो, ठीक है। एक तुम्हारे पास हैंग है जो V1 का फॉर्म है, और ये तुम्हारा पास्ट टेंस जिसको कि पार्टिसिपल भी बोला जाता है, और ये तुम्हारे पास एक हैंग्ड का फॉर्म है, ठीक है। ये हैंग्ड का मतलब भी वही होता है कि जो जनरली फांसी वगैरह पे जो लटकाया जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तुम्हारे पास हैंग है और एक तुम्हारे पास हंग है, और ये जनरली तुम्हारे पास जो हैंग है ये तुम्हारा V1 का फॉर्म है, और V1 का जो फॉर्म है ये शायद आप लोग को पहले से पता होगा कि ये जनरली प्लूरल फॉर्म होता है। जनरली नहीं, हमेशा जो V1 का फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म होता है, और तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही दिया गया है, राइट। तो ही के साथ जनरली यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्म चाहिए जो कि सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, तो इस वजह से ये तुम्हारा कट जाएगा। ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, तो आंसर तुम्हारे पास कौन सा बचा? V2 का फॉर्म जाएगा जो कि हंग का फॉर्म आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है तुम लोग के सामने में कि तुम्हें मिस स्पेल्ड दिया हुआ और तुम्हें जो करेक्ट ऑप्शन है वो तुम्हें चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 3,
अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा रुकना, क्योंकि 4 सेम वर्ड है और गलत दिया गया है, ठीक है। और ये मीनिंग पूछा गया है इंथुजियाज्म का। जो इंथुजियाज्म का सही मीनिंग है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा सही मीनिंग है इंथुजियाज्म का, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक 3 में, ठीक है। तो ये इंथुजियाज्म का सही मीनिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है कि अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, राइट। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, दैट मीन्स कि एक ऐसा बुक जिसमें कि तुम नेम और एड्रेस लिखते हो, तो जनरली उसको ना डायरेक्टरी बोला जाता है, राइट। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, तो उसको कायदे से डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन जाएगा तुम्हारा डायरेक्टरी, ठीक है। ऑप्शन इसमें डायरी है, डिक्शनरी है, जर्नल है एंड डिक्शनरी डायरेक्टरी है। डायरी होना नहीं है, जर्नल हुई होगा नहीं, डिक्शनरी पता ही है मीनिंग रहती है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा जाएगा बी नंबर और ये डायरेक्टरी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स है क्वेश्चन नंबर 5 में कि तुमसे पूछा गया मिस फॉर्च्यून का, ठीक है। मिस फॉर्च्यून का तुमसे सिनोनिम्स पूछा गया। अब इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया तुम्हारा बेनिफिट, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारे पास कैलामिटी, सी नंबर ऑप्शन है तुम्हारे पास सपोर्ट, डी नंबर ऑप्शन है तुम्हारे पास मिरेकल, ठीक है। मिस फॉर्च्यून का मीनिंग है तुम लोग को पता होगा, इसको कायदे से दुर्भाग्यवश वगैरह बोला जाता है। अब दुर्भाग्यवश का सिनोनिम्स चाहिए। बेनिफिट का मीनिंग तुम लोग को पता है, सपोर्ट भी पता है, मिरेकल जनरली चमत्कार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और इस मिस फॉर्च्यून का सेम मीनिंग जो होता है वो होता है तुम्हारा कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब ये होता है दुर्भाग्यवश, राइट। तो इसका आंसर तुम्हारे चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा फिर से सिनोनिम्स का ही है, और सिनोनिम्स में पूछा गया कैपेबल का, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है तुम्हारे पास, इसमें फिर से तुमसे पूछा गया है कैपेबल का। और कैपेबल का मतलब तुम लोग को पता है कि जनरली जिसको कहते हैं सक्षम वगैरह का कायदे से मीनिंग आता है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है इसका, वो पहला ऑप्शन है कैपेबल में, वो है कॉम्पिटेंट, राइट। दूसरा ऑप्शन है कंसाइटेड, तीसरा है कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट दिया हुआ है, तीसरा है तुम्हारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है अहंकार वगैरह, राइट। उसके बाद एक है तुम्हारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो तुम लोग की कायदे से बोला जाता है कि जिसको लगातार वगैरह यूज़ करा जाता है। एक है तुम्हारे पास ऑप्शन कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जिसको कि तुम सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हो, आत्मसंतुष्ट, ठीक है। और कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। और इसका जो सिनोनिम्स आएगा इन चारों में से, तो इसका सिनोनिम्स आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कि तुम कॉम्पिटेंट कहते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये तुम्हारे पास नो इम्प्रूवमेंट का सेक्शन है, ठीक है। देखो जनरली बनाते कैसे, लिखा हुआ है मोहन, उसके बाद एक अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है जिसमें कि लिखा हुआ है इज प्लीज्ड। इसको थोड़ा गौर से देखना, इज प्लीज्ड ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, ठीक है। एट द न्यूज यस्टरडे, एट द न्यूज और दिया हुआ यस्टरडे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देख लो वन बाय वन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है या बोल्ड किया हुआ पार्ट है, अगर तुम्हारा वो दिया हुआ अगर आंसर सही है, इसका मतलब आंसर तुम्हारा या तो NCR जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, या नहीं तो तुम्हारा नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो है वाज प्लेस्ड, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है तुम्हारे पास हैड बीन प्लेस्ड, हैड बीन प्लेस्ड, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो है हैड बीन प्लेस्ड, हैड बीन प्लेस्ड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिया गया। सबसे पहले ये देखो कि जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है या जो ब्रैकेट किया हुआ पार्ट है वो अपनी जगह पे सही है या गलत है,
राइट। तो उसके बाद ही तुम आगे बढ़ना, क्योंकि अगर ये दिया हुआ सही है तो आंसर तुम्हारा नो इम्प्रूवमेंट जाएगा और इसके बाद हमें करेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। मोहन इज़ प्लेस्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे। सबसे पहले अंत में देखो एक टाइम का वर्ड लगा हुआ है और ये टाइम किसको इंडिकेट करता है? ये टाइम इंडिकेट करता है पास्ट को, ठीक है। अब एक बात क्लियर हो गया कि अगर तुम्हारा टाइम इंडिकेट कर रहा है पास्ट को तो तुम्हारा वर्ब फॉर्म भी क्या हो जाएगा? वर्ब फॉर्म भी तुम्हारा होगा पास्ट का, राइट। इसका मतलब ये जो इज प्लीज्ड लगा हुआ है ये तो प्रेजेंट का फॉर्म है, आई मीन कि तुम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि टाइम दिया है तुम्हारा पास्ट का तो वर्ब फॉर्म तुम प्रेजेंट रख नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा दिया हुआ पहला नंबर ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आंसर दिया हुआ गलत है जो ब्रैकेट करा गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक वाज प्लेस्ड है, एक हैड बीन प्लेस्ड है और एक तीसरा है हैड बीन प्लेस्ड, राइट। अब तीनों पास्ट में, तीनों में अब जज किसको करना है? अगर तुम ऑप्शन नंबर सी पे आते हो, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी पे आते हो तो ज़रा सा इसको देखो, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, राइट। कई सारे किताब में ये दिया गया है कि जो पैसिव बनता है वो कायदे से 8 का ही बनता है, लेकिन पैसिव 12 का 12 बनता है, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कायदे से कि उसका यूज जो है वो रेयर होता है, ठीक है। तो पैसिव 12 का 12 बनता है और ये जो स्ट्रक्चर है हैड बीन प्लीज्ड, ये किसी का स्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ये बनेगा हैड बीन प्लस बीइंग प्लस भी थे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर किसी का है ही नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन भी तुम्हारे पास कट गया। अब बचा हुआ एक वाज प्लीज्ड और एक बचा हुआ हैड बीन प्लीज्ड। अगर दोनों में देखोगे तो ये तुम्हारे पास पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है, ठीक है, और ये है फिर से तुम्हारे पास पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का टाइम तुम्हें पता है, यहाँ पे चीज़ें यस्टरडे करी गई है हाल फिलहाल की। दैट मीन्स कि जो तुम्हें यहाँ पे जो फॉर्म आएगा वो तुम्हारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट का, दैट मीन्स कि वाज प्लेस्ड, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा यहाँ से ये तो कटेगा ही कटेगा, इसके जगह पर आंसर नंबर तुम्हारा कौन चला जाएगा? बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। एक बात और याद रखना यहाँ से कि जो वर्ब एक्टिव पैसिव होता है वो इस बात के लिए जज करा जाता है कि उसका अपना एक तो सबसे पहले की मीनिंग आता है कि काम हो नहीं रहा है सब्जेक्ट पे, काम का असर पड़ रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और चेक कर लेना कि जब तुम जैसे एक बेसिक्स पार्ट तुम लोग समझते हो, देखना कि एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो इसमें तुम लोग करते क्या हो कि जब तुम्हें पैसिव बनानी होती है तो कायदे से तुम करते क्या हो कि इधर वाले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर में सब्जेक्ट बनाते हो, इधर वाले सब्जेक्ट उठा के उधर में ऑब्जेक्ट बनाते हो और इस वर्ब के एक्टिव को पैसिव करते हो। दैट मीन्स कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और एक यहाँ पे कायदे से तुम लोग बाई लगाते हो। सेंस बाई का नहीं है, सेंस है यहाँ पे प्रीपोजिशन का। इस बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे वर्ब फॉर्म ऐसे हैं जिसके साथ कि बाई नहीं लगता। जैसे मान लो नोन रखोगे तो नोन के साथ वहाँ पे प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता, वहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वहाँ पे उसके साथ टू लगता है, ठीक। तो सेंस यहाँ पे है प्रीपोजिशन का और उसके बाद तुम अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, मैं कायदे से भी ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग पढ़ते हो। ध्यान से समझना कि एक बात बोला जाता है कि अगर तुम्हारा वर्ब एक्टिव में, ठीक है, अगर वर्ब एक्टिव में तो उस वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वर्ब तुम्हारा एक्टिव में होगा, राइट। दूसरी बात, अगर कि वर्ब तुम्हारा पैसिव में होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक गायब रहेगा, राइट। ये लिखने का मतलब हो गया कि अगर सब्जेक्ट है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस पैसिव के फॉर्मेट पे यहाँ जो प्रीपोजिशन या तुम लोग का सो कॉल्ड बाई लगाते हो, इसका मेन कंसर्न यही होता है, क्योंकि जैसे ये प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन रखोगे, सिंपल सी बात है, एक ऐतिहासिक सेंटेंस लिख देता हूँ। क्या लिखते हो? राम इट्स अ मैंगो, राइट। इसी का पैसिव बनाते हो, मैंगो इज इटन बाई राम, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखो, जैसे तन ने यहाँ पे एक्टिव से पैसिव में चेंज करा तो वर्ब रखे, सब्जेक्ट रखे, लेकिन उसके साथ क्या लगा दिया? एक प्रीपोजिशन। और तुम्हें पहले से बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये ऑब्जेक्ट होगा किसका? इस प्रीपोजिशन का। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट कायदे से गायब है, ठीक है। तो वर्ब पैसिव में रखने का ये सीन होता है। लेकिन
एक दो बातें और रखना, जनरली तुम्हें कुछ वर्ब ऐसे भी मिलेंगे और जब तुम वर्ब पढ़ोगे तो उसमें एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का सेंस आता है। कुछ वर्ब का पैसिव नहीं बनाते, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव और पैसिव दोनों बनाया जाता है, ठीक है। कुछ वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, तो वर्ब की चीज़ें आगे चल के उसको बताएंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रहा 7 क्वेश्चंस MTS का। बाकी थोड़ा सा जगह नहीं है, लेकिन रुको कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है जनरली वर्ब का ही, लिखा हुआ है द डॉक्टर, क्वेश्चन नंबर 8 ले लो, द डॉक्टर, राइट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है हैड रीएश्योर मी, हैज रीएश्योर मी, ठीक है, और अंडरलाइन मी तक रह गया। उसके बाद दिया गया दैट द ऑपरेशन was a रूटीन वन, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस तुम्हारा नो इम्प्रूवमेंट का ही है, ठीक है, और ये कायदे से हाईलाइट करा गया या अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है। अब इसके ऑप्शन पे आ जाओ। पहला नंबर है तुम्हारे पास नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा नंबर ऑप्शन है हैड रीएश्योर्ड मी, तीसरा नंबर ऑप्शन है इज रीएश्योर्ड मी, एंड चौथा नंबर ऑप्शन है रीएश्योर मी। देखो कैसे तुम आराम से इसको फिल कर लोगे। सबसे पहले कि बस वही बात है फिर से कि जो तुम्हारा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, पहले तो तुम उसको चेक करो कि ये अपने आप में सही है या गलत है। एक कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, पहले भी बता रखा है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा, 2 वर्ब होगा, ठीक है। एक दैट कंजंक्शन है, वर्ब तुम्हारे पास 2 होना चाहिए। पहला वर्ब ये है हैज रीएश्योर, दूसरा वर्ब तुम्हारा वाज है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि इस फॉर्म को देखो, हैज के साथ रीएश्योर लगा हुआ है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है हैज या हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है, V3 का फॉर्म आता है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट दिया गया है ये तुम्हारा क्या गलत है, और जब अगर ये गलत हो गया इसका मतलब है कि पहला नंबर ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट वाली, वो तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पहला नंबर ऑप्शन अगर गलत हुआ तो बाकी पे थोड़ा सा नज़र देख लो। दूसरी एक बात और कि दूसरा वर्ब तुम्हारा किस फॉर्मेट में दिया गया है, दूसरा वर्ब तुम्हारा पास्ट में दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर दूसरा वर्ब पास्ट में है तो ये भी वर्ब किस में होगा, पास्ट में होगा। 3 नंबर ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन देख लो रीएश्योर लगा हुआ है, ये भी तो V1 का फॉर्म है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है कौन सा, बी। अब इस पे ना मंथन मत करना, ना ही इस पे बहुत सारा अपना ग्रामर अप्लाई करना कि ये क्यों होगा नहीं होगा। जब तुम्हारे पास कायदे से 3 ऑप्शन अगर कट जाए तो चौथे ऑप्शन जो भी बचता है फिर उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर मारो वहाँ से और सीधे वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट। और बनाना तुम्हें ऐसे ही है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, 25 आउट ऑफ 25 तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस, और MTS का जो एग्ज़ाम होता है कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली एग्ज़ाम नहीं होती है, राइट। एकदम साधारण सा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा अगर तुम्हारा बेसिक्स टाइप क्लियर है, या कायदे से कह सकते हो कि जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो एक्सप्लेन करते हैं ना, अगर वो भी तुम्हारा क्लियर है ना, तो आराम से तुम बहुत सारे सेक्शन को कवर कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास है